रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके। और आइए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। समझदार के बाद स्वाभिमान। इसको लिखा है स्वर्गीय स्वरूप कुमार बख्शी जी ने। स्वाभिमान या आत्मसम्मान स्वयं के मूल्य, क्षमताओं या अपने ऊपर विश्वास। स्वाभिमान एक आकर्षक मनोवैज्ञानिक निर्माण है, क्योंकि ये कुछ परिणाम की भविष्यवाणी करता है, जैसे कोई उपलब्धि, सुख आदि। उच्च स्वाभिमान अगर होता है तो बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। अब ये पता नहीं किस स्वाभिमान की बात हम लोग अभी कहानी में देखेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आदरणीय स्वरूप कुमार बख्शी जी प्रसिद्ध उर्दू शायर एवं अंग्रेजी के कवि, उच्च कोटि के संगीतकार एवं चित्रकार स्वर्गीय पंडित बद्री प्रसाद शिंगरू की बेटी थी। आपने संस्कृत और इंग्लिश में एमए किया था। स्वतंत्रता संग्राम में आपने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय लखनऊ में प्राचार्य एवं निर्माता के रूप में सन 1947 से 1979 तक कार्यरत रहे। 1969 में इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी में आपको भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में रूस भेजा था। 1980 से 1989 तक आप शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, संस्कृति, गृह एवं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री। तो आइए देखते हैं आपकी लिखी हुई कहानी स्वाभिमान। ये किसके स्वाभिमान की बात कर रही है, इसको समझते हैं और उसके पहले सुनते हैं समारोह गीत। तब तक हमारी मन सज्जा भी पूरी हो जाएगी। नमस्कार, मैं अचला बोस, कहानी स्वाभिमान, लेखिका स्वरूप कुमारी बख्शी। बसंत ऋतु की बेला अपनी झोली में रंग बिरंगी पुष्पों को लेकर उद्यान, वाटिका तथा घर आंगन में महकने लगी थी। मैं साता का श्रृंगार कर रही थी। मेरी लाडों की आएगी बारात, मैं ढोल बजाऊंगी। मेरी बन्नों की आएगी बारात, मैं ढोल बजाऊंगी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी साधना। गुलाबी रंग की साड़ी, कानों में झुमके, गले में सोने की चेन। मेरी साधना तो साक्षात हीरा है। जिस परिवार में जाएगी अपनी सेवा भावना से सबका मन जीत लेगी। तभी मेरी छोटी बेटी राश्री बोल उठी, माँ, आपने इनका श्रृंगार कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? आज इनका विवाह नहीं है। हाँ, जब जानती हूँ मैं। तू मुझसे 2-4 बार बोल चुकी है कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा दूल्हा कब आएगा। आज कान खोल कर सुन ले। जब तेरी बड़ी बहन का विवाह हो जाएगा ना, उसके बाद ही तेरे विवाह का प्रबंध करूंगी। तो क्या जब तक दीदी की शादी नहीं होगी तो मेरी शादी भी नहीं होगी? अरे, तुझे अपनी अग्रजा के बारे में ऐसी अशुभ बात नहीं बोलनी चाहिए। भगवान ने चाहा तो आज ही साधना का विवाह पक्का हो जाएगा। और सुन, जब अतिथि आए तो तू उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगी, समझी? मेरा मन करेगा तो जाऊंगी,
और अगर मन नहीं करेगा तो पर्दे के पीछे से छुप कर देखूंगी। मुझे कौन रोक सकता है भला। बहुत चंचल लड़की है ये। समय अनुसार अतिथियों का प्रवेश हुआ। शालीन सभ्य परिवार, सुंदर नवयुवक सुशील, अरे जिसे दूल्हा बनना है, और भी परिवार के लोग थे। परिचारिका ने स्वागत के पश्चात चाय नाश्ते का भी प्रबंध करके रखा था। सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी युवक की छोटी बहन बोली, आंटी आप साधना जी को लेकर आइए ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं साधना को लेकर कक्ष में आ गई। युवक की बहन और माँ साधना के मुख की ओर देखे जा रही थी, परंतु युवक की दृष्टि उस छीने पर्दे के पीछे खड़ी उस नवयुवती की ओर जा रही थी। वो बार बार उसे के ही देखे जा रहा था। अचानक से वो नवयुवती बाहर निकल कर आई और युवक के सामने खड़ी हो गई। दोनों की आंखें मिलकर चार हो गई। नवयुवती के मन में युवक की मनमोहक मुस्कान अमृत रस घोल गई और युवक के मन में उसकी रूपश्री बस गई। बस 2 दिनों के पश्चात उसके घर से प्रस्ताव आया कि हमारे बेटे को आपकी छोटी बेटी राजश्री पसंद आ गई है। यदि आपकी सहमति हो तो राजश्री लक्ष्मी के रूप में दुल्हन बनकर हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। ये बात सुनकर मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि मैं तो अपनी बड़ी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रही थी ना। तो फिर सुशील की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी छोटी बेटी पर दृष्टिपात करे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना सारा गुस्सा राजश्री पर निकाल दिया। राजश्री, जब तुझे मना किया था तो तुमने उस कक्ष में प्रवेश क्यों किया? तुम इतनी चंचल हो ना कि तुमने अपनी बड़ी बहन के सामने से परोसी हुई थाली भी उठा ली। मैंने उनसे नहीं कहा था कि मुझे पसंद कर ले। और आपको इतनी परेशानी क्यों है? पापा को तो नहीं है। पापा की तो तू बात ही मत किया कर। जब से हमारा विवाह हुआ है मैं देखती आ रही हूँ कि वो समस्याओं के सामने हथियार डाल देते हैं, जबकि समस्या का समाधान करना एक पिता का धर्म, कर्म और मर्म होता है। माँ, समस्याओं का समाधान विवेक से होता है और विवेक शुद्ध बुद्धि से आता है और शुद्ध बुद्धि ईश्वर कृपा से प्राप्त होती है। माँ, राशि के लिए वह स्वयं द्वार पे आया है, उसे लौटाना अनुचित है। परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना ही बुद्धिमानी है। माँ, नवरात्रि के शुभ दिन आ रहे हैं। राशि के विवाह की तिथि निश्चित करके विवाह की तैयारी प्रारंभ कीजिए। बड़ी बहन का कर्तव्य है कि उसका वरद हस्त छोटी बहन के शीश पे रहे। शैया पर लेटकर साधना निराशा के भंवर में डूबने लगी। उसके स्वाभिमान को धक्का लगा था। राशि की जीवन नैया एक सुयोग्य वर के साथ किनारे लगने वाली थी। हमारा बुढ़ापा भी धीरे धीरे मंद गति से आगे बढ़ता चला जा रहा था। साधना ने सोचा कि राशि के विवाह के पश्चात हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। अब साधना को अपने भविष्य के बारे में कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। राशि की चंचलता ने उसे एक योग्य वर दे दिया है। अब साधना का विवेक उसे कहाँ ले जाएगा? विवेक की रश्मियां सूर्य की किरणों के प्रकार अगणित होती हैं। अब वो किस रश्मि का आंचल पकड़कर चलते चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएगी। साधना ने सोचा, क्या वो अध्यापिका बनकर विद्यादान दे या फिर रोगी परिचारिका बनकर सेवा करे। राशि के विवाह का निमंत्रण पर साधना की एक सहेली को मिला। उसे बहुत दुख हुआ और उस साधना से मिलने उसके घर आ गई। दोनों सहेलियां आपस में बैठ करके अपनी बचपन की बातों को करने लगी और उनकी आंखें भर आई।
तब साधना की दोस्त बोली, साधना तू तो बड़ी है, परंतु तेरी छोटी बहन का विवाह तुझसे पहले हो रहा है, ऐसा क्यों? तो साधना ने गंभीर स्वर में कहा, अरे इसमें निराशा की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मेरे विवेक की रश्मियाँ मुझे निश्चित ही किसी प्रकाशमान लक्ष्य की ओर ले जाएंगी। तू प्रसन्न मन से मेरी छोटी बहन के विवाह में सम्मिलित होकर उन्हें अपना आशीर्वाद देना, बस। वात्सल्यमयी प्रकृति का वरदान तो अपरंपार होता है। ग्रीष्म ऋतु के ताप के बाद वर्षा की रिमझिम शीतलता प्रदान करती है। पतझड़ के पश्चात बसंत ऋतु की लहकती हुई बेलें महकने चहकने लगती हैं। साधना, उसका विश्वास, उसका स्वाभिमान आहत अवश्य हुआ, परंतु वो टूटी नहीं थी। उसने नगर के कोलाहल से दूर पवित्र गोमती नदी के किनारे स्थित एक अशासकीय विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसने अपने अनवरत परिश्रम से एमए एवं बीएड की परीक्षाओं में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। उसकी कार्यकुशलता को देख करके वहाँ की प्रबंधक समिति ने उसे वहाँ प्रधानाचार्य की गरिमामयी पद पर सुप्रतिष्ठित कर दिया। उसने अपने कठोर अनुशासन से विद्यालय का शिक्षा स्तर खूब ऊंचा उठाया। उसके विद्यालय का परीक्षा फल सर्वोत्तम आने लगा। उसके विद्यालय में वाद विवाद, संगीत, गायन, नृत्य आदि में उसके विद्यालय की छात्राएं मेडल और शील्ड जीत कर लाने लगी। साधना ने अपने कठोर परिश्रम से अपना और अपने विद्यालय का नाम पूरे नगर में प्रतिष्ठित कर दिया। और उधर सुशील और राशि के परिवार में सुख, शांति और संतोष का वातावरण था। सुशील विवाह के समय जिस औषधि फर्म में एक साधारण पद पर कार्य करते थे, आज वो उसी कंपनी में क्षेत्रीय प्रबंधक बन गए थे। राशि ने अपनी गृहस्थी की बागडोर बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। सास ससुर की सेवा करना, पति को समय पर स्वादिष्ट और गर्मा गर्म भोजन देना उसका स्वाभाविक नियम बन गया था। समय के अंतराल में उसके यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया, शोभा और सुषमा। फिर तीसरे संतान की संभावना हुई, परंतु छठे माह में गर्भपात के कारण उसका शिशु काल का ग्रास बन गया और राशि की अवस्था भी चिंताजनक होने लगी। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। पीड़ा से छटपटाते हुए अपने अंतिम क्षणों में उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया और इन्हीं पश्चाताप के क्षणों में राशि के प्राण पखेरु उड़ गए। सुशील कुमार की गृहस्थी में तुषारापात हो गया, जैसे बुलबुल के घोंसले में बिजली गिर पड़ी हो। बच्चों के दादा दादी जो अपनी चिकित्सा हेतु मुंबई गए हुए थे, इस दुखद समाचार को पाते ही घर वापस लौट आए। परिवार के और लोग जन भी आने लगे। दुखों से भरी तिरई और शांति पाठ संपन्न हुआ। दुनिया जादूगर की निगरी, किसका यहाँ ठिकाना, हरे बटोही सुलझा सुलझा, आज यहाँ कल जाना, आज यहाँ कल जाना। दादा दादी दुखी मन से पुनः मुंबई वापस लौट गए, क्योंकि दादाजी की ऑपरेशन की तिथि निश्चित हो गई थी ना। और मैंने भी अपनी नातिनों की देखभाल प्रारंभ कर दी। राशि की अचानक मृत्यु से मैं बहुत टूट गई थी और टूटी हारी मैं उसी के घर में रहकर उसकी टूटी हुई गृहस्थी को बटोरने में लग गई। अब मैं और भी बूढ़ी हो चुकी थी और इस दुखद घटना से मेरा बुढ़ापा और भी ज्यादा झुक गया था। साधना,
जिसने कभी अपनी छोटी बहन के घर में कदम नहीं रखा था, आज मुझसे और नन्ही बच्चियों से मिलने प्राय घर में आने जाने लगी। रविवार का दिन था। मेज पे गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन सजा के रख दिया गया था। बच्चियों के लिए आइसक्रीम भी आई थी। बानी माँ ने सुशील को खाने के लिए बुलाया। सुशील ने बहुत दिनों के बाद मेज की ऐसी सजावट देखी जैसी उसकी पत्नी किया करती थी, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। इधर नन्ही नन्ही बच्चियां नहा धोकर फ्रॉक पहन करके तैयार हो गई थी। शोभा ने गुलाबी रंग का फ्रॉक और गुलाबी रंग के रिबन बांध रखे थे, और सुषमा ने फिरोजी रंग का फ्रॉक और फिरोजी रंग के रिबन बांधे थे। दोनों लड़कियां छोटी छोटी परियों की तरह इधर से उधर चहक रही थी, और साधना के गले में हाथ डालकर मासी मासी हमें आइसक्रीम खिलाओ, हमें आइसक्रीम खिलाओ जिद लगा रखी थी। और साधना अपने हाथों से गर्मा गर्म पूरी सब्जी बच्चों को खिला रही थी और उनसे कह रही थी, बच्चों पहले खाना खा लो, उसके बाद जी भर के आइसक्रीम खाना। सुशील कुमार की दृष्टि बच्चों के साथ हिलमिल कर बात करती हुई साधना पर पड़ी, तो उनको अंधेरे में प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। साधना के मुख पर बहुत तेज था और वो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। सुशील ने सोचा कि मेरी मृत पत्नी की बहन है, जिसके साथ विवाह के प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया था। अब मुझे पुनः अवसर मिला है, तो क्यों ना मैं अपने लिए शादी का प्रस्ताव उसके सामने प्रस्तुत करूं। यही है जो मेरे परिवार की डूबती हुई नैया को पार लगा सकती है। क्षेत्रीय प्रबंधक होने के नाते मुझे कई बार दौरे पर बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने सोचा मैं ये प्रस्ताव सीधे साधना से कह दूं, लेकिन नहीं, उन्हें हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि एक बार तो वो प्रस्ताव ठुकरा चुके थे ना, इसलिए दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने सोचा कि मैं रात्रि में अपनी माँ को फोन करूं, तो वैसे ही किया उन्होंने। रात में अपनी माँ को टेलीफोन पर अपने मन की सारी बातें बता दी। उसकी माँ को भी सारी बातें समझ में आई कि सही बात है। माँ से भी रुका ना गया और रात में उन्होंने मुझे भी फोन करके बता दिया। मुझे लगा कि बात तो ठीक ही है। मैं सुबह होने का इंतजार करती रही कि कब सुबह हो और मैं साधना के पास जाकर ये बात करूं। सवेरा हुआ और मैं साधना के पास पहुंची। साधना बेटा, मैं देख रही हूँ कि बच्चियां तुमसे कितनी हिल मिल गई हैं, तुझे माँ की तरह प्यार करने लगी है ना, और तू भी तो उनका कितना ख्याल रखती है। मैं सब देख रही हूँ। साधना, मैं ये सोच रही थी बेटा कि तू उनके घर की बागडोर को अपने हाथों में ले ले, बच्चियों के भविष्य को अपने भविष्य से जोड़ ले। माँ, मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करती हूँ, पर तुम्हें मेरे सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। इस तुच्छ पुरुष ने एक गृहस्थी में मेरा तिरस्कार करके मुझे अंधकार के कुंभ में ढकेल दिया था। आज अपने परिश्रम के बल पर मैं इस लक्ष्य तक पहुंची हूँ जिसमें सुशील कुमार का कोई योगदान नहीं है। उस दिन मेरे आत्माभिमान को जो चोट पहुंची थी, वो मेरे हृदय में आज भी कांटे के समान चुभती है माँ। रात में आसमान में चमकते हुए सितारों की छांव में जब मुझे उस पल का स्मरण आता है, तो मेरी आंखें आंसू की झील बन जाती है। मैं सुशील कुमार को यह अवसर बिल्कुल नहीं दूंगी कि वो मेरे आत्माभिमान को अपनी मुट्ठी में रखे शीशे की तरह चकनाचूर कर। मैंने नारी के सम्मान को झुकने नहीं दिया। ये मेरे लिए गर्व एवं गौरव की बात है। हाँ, शोभा और सुषमा मेरी सगवासी बहन की बच्चियां हैं, और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी देखभाल करूं, लेकिन सुशील कुमार की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि उनकी मौसी के रूप में। इसी में परिवार की मर्यादा है ना, और इसी में ही परिवार की मर्यादा है।
स्वाभिमान। जो साधना ने कहा, सही कहा कि नहीं कहा? क्या कहना है आप लोगों का? इस कहानी को मंच पर जीवन किया था अर्चना बोस जी ने। कहानी हमारे मन की दशा को दर्शाती है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। जीवन के नैराश्य से लड़ना सिखाती है तो खुशियों में लंबी उड़ान भी भरना सिखाती है। मन की उथल पुथल से पार पाना सिखाती है। हम सब लोगों ने नानी दादी से तो बहुत सारी कहानियां सुनी है ना? पर वो सुनी हुई कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जब हम स्वयं नानी दादी बन गए हैं। कहते हैं कहानियों से ही है जीवन, कहानियों से ही है जीवन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की अपनी तीसरी कहानी की ओर।